मासून समरीन तुफैल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको पैंडेमिक वायरस के हवाले से आगाह करें। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में रिकॉर्ड 105 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,229 हो गई। मजीद 5,312 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,10,800 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,26,000 सेहतियाब, जबकि 69,811 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 105 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,851, सिंध में 4,521, खैबर पख्तूनख्वा में 2,553, बलोचिस्तान में 213, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 391 और इस्लामाबाद में 597 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,312 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,43,295, सिंध में 2,68,000, खैबर पख्तूनख्वा में 96,128, बलोचिस्तान में 20,000, गिलगित बल्तिस्तान में 5,097, आज़ाद कश्मीर में 14,070 और इस्लामाबाद में 64,173 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बात करने दुनिया भर में कातिल कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,15,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,46,00,000 हो गई। 10,84,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मुज़ी कोरोना वायरस के वार जारी। अमरीका में 5,74,000, ब्राज़ील में 3,45,000, भारत में 1,67,700, मैक्सिको में 2,06,200, रूस में 1,02,000, फ्रांस में 98,000, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,728 अमवात हो चुकी। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, लाहौर के सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में आतिशज़दगी, मुलाजमीन ने फैक्ट्री से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग बेकाबू, करीबी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। जी हां, करीबी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर के सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में आतिशज़दगी, मुलाजमीन ने फैक्ट्री से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग बेकाबू हो गई। करीबी फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। जी हां, करीबी फैक्ट्रियों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ये वाकया लाहौर में पेश आया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में आतिशज़दगी, मुलाजमीन ने फैक्ट्री से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग बेकाबू हो गई। करीबी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। जी हां, करीबी फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बेकाबू है। 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। जी हां, करीबी फैक्ट्री में भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बेकाबू हो गई। इसी हवाले से हम अपने टीवी टुडे के नुमाइंदे लाहौर से राना सरूर से बात करते हैं। जी राना सरूर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये आग कैसे लगी? जी बिल्कुल, ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है जहां केमिकल की फैक्ट्री है और आग लगने की इत्तला मिली थी रेस्क्यू 112 को। फैक्ट्री के अंदर जो मुलाजमीन थे उन्होंने कूदकर अपनी जाने बचाई हैं। आग 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 बहुत बहुत शदीद है और केमिकल की वजह से आग ज्यादा है। केमिकल की वजह से आग और धुआं शदीद है। इस वक्त आग पर ऑपरेशन जारी है। 12 एमरजेंसी व्हीकल और 35 रेस्क्यू फाइटर इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू 112 के मुताबिक अभी तक किसी भी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जी बहुत शुक्रिया राना सरवर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताइए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे, खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात पर अरकान को इत्तमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब में 1-on-1 मुलाकात होगी। रिवर रावी मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को LDA फ्लैट्स और वॉल्टन मंसूबे पर पेशरफ से आगाह किया जाएगा। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे, खुसूसी इजलास की सदारत भी करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात पर अरकान को इत्तमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब में 1-on-1 मुलाकात होगी। रिवर रावी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को LDA फ्लैट्स और वॉल्टन मंसूबे पर पेशरफ से
आगाह किया जाएगा। जी हां, अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे, खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात पर अरकान को इत्तमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर-ए-आला पंजाब में वन ऑन वन मुलाकात होगी। रिवर रावी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को LDA फ्लैट्स और वॉल्टन मंसूबे पर पेशरफ से आगाह किया जाएगा। जी हां, तफसीलात मज़ीद जानते हैं लाहौर से राना सरवर से। माज़द खां है, अली तारिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी, तफसीलात बताइए। जी, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर का दौरा करेंगे और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान मुल्कार से जो है वन ऑन वन उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली है उनसे भी मुलाकात होगी। इसके अलावा जो जनूबी सेक्रेटेरिएट का जो महाज खोला हुआ है आज कल पंजाब में, उसके हवाले से भी इजलास से जो है सदारत करेंगे। इसके अलावा जो आपको पता है कि कल जो है दस्का का इलेक्शन है, तो उसके हवाले से भी जो है बातचीत होगी, इजलास किया जाएगा। जो वज़ीर-ए-आला पंजाब से वन ऑन वन मुलाकात है उसमें ये जराये का यही कहना है कि हो सकता है कि पंजाब में कुछ तब्दीलियां जो हैं वो दिल गौर हैं और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी तब्दीलियां होंगी और कुछ बुज़रा के जो है कलमदान भी तब्दील हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज दौरा करके जो है रावी अर्बन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसका भी जायजा लेंगे और उसके भी इजलास की सदारत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाज के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने हक़ खुद-इरादियत के लिए जारी जिद्दोजहद में कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। DG-ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 240वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। शुरका ने आलमी, इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया। फोरम ने हालिया मशकों के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया। फोरम ने खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मे शुदा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से शुरका का कहना था कि ज़िम अजला में तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल होना चाहिए। शुरका ने अफगान अमन अमल और जारी कोशिशों में मस्बत पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रावलपिंडी में आर्मेड फोर्सेस इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का दौरा। वज़ीर ख़ारिजा ने जंग में ज़ख्मी फ़ौजियों से मुलाकात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा को AFIRM के किरदार और शराकत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म या पार्टी की जहांगीर तरीन से कोई दुश्मनी नहीं, अगर कोई इल्ज़ाम है तो इन्हें अदालत में क्लियर होना चाहिए। शफ़क़त महमूद ने अपने एक बयान में कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। शुगर के मरकजी 18 ग्रुप्स की इंक्वायरी हो रही है। बाकी शुगर मिल्स वालों में से भी कुछ का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। क्या जहांगीर तरीन से सिर्फ इसलिए तहकीकात नहीं होंगी कि वो PTI के सेक्रेटरी जनरल रहे? तहकीकात के हवाले से दोहरा मेयार तो नहीं हो सकता। शफ़क़त महमूद ने कहा, FIA की तहकीकात में जहांगीर तरीन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। अगर हम इन्हें हाथ नहीं लगाएंगे तो मीडिया आवाज़ उठाएगा। तहरीक इंसाफ ने तो क्या कहा था कि एहतसाब घर से शुरू होगा। जहांगीर तरीन के हवाले से कुछ लोगों की अपनी राय हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कि शुगर के बड़े ग्रुप की बेकायदगियां हो और हम कार्रवाई ना करें? जहांगीर तरीन ने 10 अप्रैल को बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौके पर एक बार फिर भरपूर पावर शो का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन ने हम ख्याल रहनुमाओं को आज अपने घर अशाइया में मदऊ कर लिया। अशाइया में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर अशाइया में अरकान असम्बली समेत हम ख्याल टिकट होल्डर्स को भी मदऊ किया गया। जहांगीर तरीन अपने सियासी साथियों के साथ आइंदा कानूनी लाहे अमल पर मुशावरत करेंगे और हम ख्याल रहनुमाओं को एतमाद मिलेंगे।
سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں جہانگیر ترین سمیت کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے اپنے ٹویٹ میں کہا انکوائری رپورٹ کے مطابق 17 شوگر ملز چینی اسکینڈل میں ملوث پائی گئیں۔ چینی مافیا کی وجہ سے غریب پاکستانیوں کو قیمت ادا کرنا پڑی۔ غریب کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو عمران خان برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی معصوم ہے یا قصوروار، اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ پیپلز پارٹی نے مریم نواز پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو توڑنے کی بنیاد رکھی۔ سیکرٹری جنرل نیر بخاری کہتے ہیں پی ڈی ایم میں کوئی جماعت کسی کے ماتحت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو ہم پہلے دن سے ہی یہ موقف تھا کہ کیا استعفے آخری آپشن ہے۔ لانگ مارچ سے نہ پیپلز پارٹی نے انکار کیا نہ ہی اے این پی کو کوئی اعتراض تھا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کورونا کے باعث عالمی معیشت خصوصاً ترقی پذیر ممالک کو شدید نقصان پہنچا، کروڑوں لوگ مقروض ہوئے۔ وزیراعظم نے ڈی8 ورچوئل سربراہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کوئی ملک تنہا کورونا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے اور ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ With cost of transportation and communications improving due to innovations, the D8 members must partner to keep pace with the logistics and global supply chains. Secondly, the D8 should brainstorm ideas to insulate its members from disruptions in labor markets due to technology and innovations. As automation substitutes for labor across the world, the labor-intensive economies of D8 face challenges of unemployment and social disruption. Thirdly, the D8 should call for COVID vaccine to be treated as a global public good, ensure equity, affordability, enhance production, and timely supply to save lives. We must push back against vaccine nationalism and undue export restrictions. The global vaccine manufacturing companies must either speed up production or share their technology and expertise with developing countries for adequate vaccine supply. Excellencies, 23 years ago, a shared vision motivated our countries to establish D8 to improve member states' position in global economy, diversify and create new opportunities in trade relations, enhance participation in decision-making at international. بلیٹن میں خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ کہتے ہیں 2017 کی مردم شماری پر چاروں صوبوں کو تحفظات ہیں، نئی مردم شماری کا اعلان کیا جائے۔ کیا ٹیکسوں کی وصولیوں کا سارا نظام وفاقی حکومت کے پاس ہے، وفاق ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتا تو ہمارے حوالے کر دے۔ یہ ایشوز بالکل ہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارے پلانز تو سارے بنے ہوئے ہیں، اب وہ جو بھی کہیں میں وہ بھی پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گا۔ مجھے ذرا یہ تو بتائیں پچھلے 3 سال میں 3 سال ہو گئے نا ماشاءاللہ اس حکومت کو، ان 13 سال میں یہ 3 سال ان کے بھی ہیں نا جو وفاقی حکومت تھی، انہوں نے صوبوں کو دیا کیا ہے؟ صوبوں سے چھیننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی 3 سال سے ان کی ریونیوز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جو ریونیوز یہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ آج بھی میری صبح ایک میٹنگ تھی اور میں نے یہ کہا کہ جی یہ ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتے، آپ سیلز ٹیکس جو یہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے حوالے کریں، ہم اس سے ہم کریں گے۔ تو ایشوز یہ ہیں، باقی پلانز کراچی شہر کے لیے اور پلانز کے ساتھ وہ ایڈوانس سٹیج پہ ہماری اس ایریا کے لیے یلو لائن جو پہلے ہم چائنیز کے ساتھ کر رہے تھے اوارڈ بھی ہو گئی تھی، کسی وجہ سے وہ آگے کمپلیٹ نہیں کر سکے، اب ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں وہ ایک ایڈوانس سٹیج پہ۔ جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ وہ بھی ایک ایڈوانس سٹیج پہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوں گے۔ میں بالکل مانتا ہوں کہ ان میں دیر ہوئی، لیکن جو ریسورسز ریکوائرڈ ہے اور جو کلیکٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ، اس لیے ہمارا 85% کے قریب ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کو کلیکٹ کر کے دینا، سارے ٹیکسز کی وصولی ان کے پاس ہے، لیکن پچھلے 3 سال میں 0% گروتھ کی وجہ سے ہمارے سارے منصوبے ڈیلے ہو گئے۔ جہانگیر ترین صاحب کا میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ابھی تک انہیں شاید امید کچھ ہے لیکن وہ زیادہ دن رہے۔ اسحاق ڈار اور چودھری نثار علی خان کی رکنیت ختم کرنے کا معاملہ، کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم منظور کر لی۔
ऑर्डिनेंस के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदा 60 दिनों के अंदर हल्फ ना ले तो नशिस्त खाली हो जाएगी। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऐसे नुमाइंदों को डिनोटिफाई करेगा। चौधरी निसार कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए थे, पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीत गए थे। चौधरी निसार ने अभी तक असम्बली में आकर हल्फ नहीं लिया और ना ही कभी इजलास में शरीक हुए। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार भी सीनियर हैं लेकिन इजलास में नहीं आते। इसहाक डार लंदन में मुकीम हैं। सेनेट इलेक्शन में भी उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था। स्पीकर कौमी असम्बली का दौरा मुलतवी होने पर अफगान पार्लिमान के सरबराहान ने असद कैसर को टेलीफोन किया। दौरा मुलतवी होने के मामले पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर असद कैसर का दौरा काबुल मुलतवी होने पर अफगान चेयरमैन सेनेट फजल बहारी मुस्लिम यार और स्पीकर वलवसी जिरगा मीर रहमान रहमानी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अलहदा फ़ोन किया। गुफ्तगू में स्पीकर असद कैसर के दौरा मुलतवी होने के मामले पर गुफ्तगू हुई। अफगान पार्लियामेंट के सरबराहान के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द का जहाज सिक्योरिटी खदशात के बाइस नहीं उतर सका। स्पीकर वलवसी जिरगा का कहना था कि पाकिस्तानी वफ्द की सिक्योरिटी हर चीज़ पर मुकद्दम है। उम्मीद है बहुत जल्द पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द काबुल के दौरे पर आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर जल्द अफगानिस्तान आऊँगा। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार की मुलाकात हुई। रमेश कुमार ने अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ अदालती अहकामात से आगाह किया। वज़ीर आला की अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ अदालती अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियतों के लिए मुख्तस खाली सीटों की तफसीलात तलब कर ली। अक़लियती नौजवानों को तालीमी इदारों में तमाम मौक़े मुयस्सर हैं। पंजाब में अक़लियती बरादरी के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अक़लियतों को तरक्की के मसावी मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजहबी रवादारी और मसावी हुकूक पर यकीन रखती है। टीवी टुडे में अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे टीवी टुडे पे वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं, हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म, तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत कर दिए गए। चेयरमैन की तैनाती 2 साल, मेंबरान 4 साल के लिए तैनात होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आलिफ अलवी ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी, जिसका इतलाक 26 मार्च से होगा। ऑर्डिनेंस के तहत हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। HEC के तमाम फैसले अब वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल जबकि मेंबरान की तैनाती 4 साल के लिए होगी। ताहम चेयरमैन और मेंबरान मजीद एक टर्म भी ले सकेंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं, अचानक से एक प्लॉट निकलता है और कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है। पूरी इमारत नाले पर खड़ी है। SPCA वाले खुद मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शाहराए कायदीन तजावुजात केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इमारत नाले पर नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस कमिश्नर कराची पर बरहम हुए और कहा, SPCA को छोड़ें, आपको बराह रास्त हुक्म का मतलब आपको जवाब देना है। पूरी इमारत नाले पर खड़ी है। SPCA वाले खुद मिले हैं। क्यों गलत बयानी कर रहे हैं आप? चीफ जस्टिस DG SPCA पर भी बरहम हुए और कहा, कल सुप्रीम कोर्ट की इमारत किसी को दे देंगे आप लोग। कल वज़ीर आला हाउस पर किसी को इमारत बनवा देंगे आप लोग। दुनिया को मालूम है कौन चला रहा है SPCA। हर महीना SPCA में अरबों रुपए जमा होते हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस SPCA और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। आप कुछ एतराज करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत नौजवान और तालीम दुश्मन पॉलिसियों पर चल रही है। हुक्मरान पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ना खेलें। नून लीगी रहनुमा की इस्लामाबाद में फाटा और बलोचिस्तान के तुलबा के एहतजाज में शिरकत। कहा, साबिक फाटा और बलोचिस्तान के तुलबा के लिए मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बहाल की जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे दफातर से महरूम हैं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ यकजहती करने के लिए हाजिर हुआ हूँ
تعلیم کے موقع فراہم کر کے ان کی صلاحیت کو بہتر کر کے انہیں ایجنٹس آف ڈیولپمنٹ بنانا تھا اپنے پسماندہ علاقوں کے لیے. یہ ایک بہت ہی انقلابی منصوبہ تھا جس کے تحت ہزاروں اور سینکڑوں طلباء و طالبات بہترین تعلیم حاصل کر رہے تھے. بدقسمتی سے اس حکومت نے ان منصوبوں کو رول بیک کیا. لاہور میں بھی فاٹا کے اسٹوڈنٹس موسم کی شدت کے باوجود گورنر ہاؤس کی دیواروں کے سامنے احتجاج پہ بیٹھے رہے اور کسی حکومت کے نمائندے نے ان کے مطالبوں پہ غور نہیں کیا. آج سے بھوک ہڑتال بھی ہے اور آج سے انہوں نے یہ بھی احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک ہڑتال کر رہے ہیں اور حکومت کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. میں حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے سے باز ہے. یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں. فاٹا کے علاقوں نے جتنی تباہی اور بربادی دیکھی ہے, جتنا وہاں پہ دہشت گردی کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کے کسی علاقے میں اتنا نقصان نہیں ہوا. ان نوجوانوں کا آپ کو مزید بتائیں, یوسف رضا گیلانی نے صادق سنجرانی کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن پھر چیلنج کر دیا. یوسف رضا گیلانی نے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی. اپوزیشن لیڈر سینٹ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی. یوسف رضا گیلانی نے اپیل میں موقف اپنایا کہ صادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹا کر مجھے کامیاب چیئرمین سینٹ قرار دیا جائے. 7 ووٹ مسترد کرنے کے پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. NA-75 میں ضمن انتخابات کے لیے تعینات پریزائڈنگ افسران کے لیے اسمارٹ فون لازمی قرار دے دیا گیا. الیکشن کمیشن نے تمام پریزائڈنگ افسران اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کو موبائل پر اپنی لوکیشن آن رکھنے کی ہدایت کی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 کی تصویر لیں گے. پریزائڈنگ افسران فارم 45 کی تصویر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کے پابند ہوں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ فار ریہیبلیٹیشن میڈیسن اور راولپنڈی کا دورہ کیا. وزیر خارجہ کا آرمی میڈیکل کور کی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر اور آرمڈ فورس انسٹی ٹیوٹ فار ریہیبلیٹیشن میڈیسن کے سربراہ کمانڈنٹ میجر جنرل ظفر علی اور انسٹی ٹیوٹ کی انتظامیہ نے خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ نے انسٹی ٹیوٹ کے سبزہ میں پودا لگایا. انہوں نے طبی سہولیات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہوائی افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں. پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. انہوں نے کہا آرمڈ فورس انسٹی ٹیوٹ فار ریہیبلیٹیشن میڈیسن ملک میں مصنوعی اعضاء کا سب سے بڑا اور جدید مرکز ہے, جہاں خاص طور پر محاذ جنگ پر زخمی ہونے والے فوجیوں کا علاج کے لیے لایا جاتا ہے. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں وزیر اعظم نے قوم سے نظام بدلنے کا وعدہ کیا تھا. پٹواری نظام کو بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی واحد حل تھا. کرپشن کے خاتمے کے لیے نظامی تبدیلیاں ضروری ہیں. عوام کو جیب کتروں سے محفوظ کیا گیا. ڈیجیٹلائزیشن نظام سے بدعنوانی کا خاتمہ ممکن ہوگا. اراضی ریکارڈ سینٹر سے عوام کو سہولت میسر ہوگی. عوام کا خون چوسنے والی سب سے تر و تازہ اور صحت مند جونگ جو ہے اس کا نام پٹواری تھا. اور اس پٹواری سرکار کے اندر جو عوام کا استحصال ہوتا تھا اس کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کرنے کے لیے نظام کو بدلنا وقت کی اہم ترین ضرورت تھی. اور وہ نظام جو ہے وہ بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی ہی ایک واحد ذریعہ اور حل تھا. ڈیجیٹل پاکستان اور ڈیجیٹل پنجاب کا جو نعرہ پی ٹی آئی کی حکومت نے لگایا, سب سے اہم ترین محکمہ ریونیو کے اندر اس ڈیجیٹلائزیشن کو متعارف کرانا
जुए शीर लाने से कम नहीं था, उसके मुतरादिफ सा, क्योंकि एक कई दहाइयों पे मुश्तमिल, बल्कि कई सदियों पे मुश्तमिल जो निज़ाम था, जो रोज़नामचे से जुड़ा था, जो पटवारी के बस्ते से जुड़ा था, जो पटवारी की सोच से जुड़ा था, उसको बदल के एक डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के जरिए ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना, फिर उन कंप्यूटराइजेशन के बाद आवाम को उस कंप्यूटर तक रसाई देने के लिए स्ट्रक्चर बनाना, ये ऐसा मुश्किल काम था और मरहला था कि जिसके लिए हमें ना सिर्फ पहले। सलीम मांडवी वाला कहते हैं पीडीएम खत्म नहीं हुई, इख्तलाफात हैं वो जल्द दूर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मांडवी वाला ने कहा कि अगर एक पेज पर नहीं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं पीडीएम खत्म हो गई। ऑपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। बेसिकली देखें, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं और पार्लियामेंट्री एक्टिविटी है वो एक ऑपोजिशन और ट्रेजरी के बीच में होती है। तो बेसिकली हमने ये किया है कि वी अप्रोच्ड ऑल दी ऑपोजिशन पार्टीज़ और उसकी एक जॉइंट मीटिंग हुई उस दिन यूसुफ रज़ा साहब के ऑफिस में, और द इशू वाज रिजॉल्व कि सेनेट के अंदर जितनी पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे होंगी और हम जॉइंटली ऑपोजिशन करेंगे। तो ये डिसीजन हुआ और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक ये बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ है और मेरा ख्याल ऑपोजिशन बड़ी यूनाइटेड होगी सेनेट के अंदर, और जितने भी इश्यूज़ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं जहांगीर तरीन ने हमसे राब्ता किया तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था आज जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ। नून लीग के खिलाफ कार्रवाई पर जहांगीर तरीन ने कभी नहीं कहा जुल्म हो रहा है। तवक्को है डस्का का इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। कल यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपनी जमानत में पेश होने के लिए आए थे और गालिबन इसी जगह पे खड़े हो के जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे थे कि मेरे कारोबारी ट्रांजैक्शंस को, मेरे कारोबार को मेरा जुर्म बना के मेरे खिलाफ एफआईआर्स मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और मेरे साथ जुल्म हो रहा है। हम किसी के साथ भी जो है वो होने वाले जुल्म को इंडोर्स नहीं कर सकते, ना उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कौम के सामने ये बात रखनी चाहूँगा कि जहांगीर तरीन साहब जो आज कह रहे हैं कि मेरे ज़ाती कारोबार को उठा के मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं नया बजट आने वाला है लेकिन पता नहीं वजीर खजाना कौन होगा। नाअहल हुकूमत 3 वजीर खजाना और 5 चेयरमैन एफपीआर बदल चुकी है। ये लोग रहे तो मुल्क में मजीद तबाही आएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर का कहना था शहजाद अकबर जाकर ये नहीं चेक करते कि चीनी क्यों महंगी मिल रही है। मरियम नवाज कह चुकी जब तक हुकूमत को घर नहीं भेजेंगी लंदन नहीं जाएंगी, वो कहीं नहीं जा रही। अहमियत की चीज़ है वो मईशत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, और कहाँ पाकिस्तान जा रहा है। पिछले पौने 3 साल में ख़ास तौर पर जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, तो इस वजह से एक तो ज़रूरी बनता है क्योंकि हर महीने मईशत के मुख्तलिफ इदाफ आते हैं, टैक्स कलेक्शन के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, फिस्कल डेफिसिट के हवाले से, और दूसरे जो इदाफ होते हैं मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो हर महीने या हर क्वार्टरली या हर 6 महीने के बाद या एनुअल। तो एक तो वो ज़रूरी बनता है कि उसका तज्जिया किया जाए कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, उस हवाले से कि किस वजह से बार बार चेंज करना पड़ता है वज़ीर आज़म साहब को,
اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. اور دوسری اہمیت تھی کہ جو نئے وزیر خزانہ جن کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے حماد اظہر صاحب کو، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں معیشت کے حوالے سے کہ وہ زبردست معیشت چلتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے معیشت میں دو چیزیں ہوتی ہیں بڑی اہمیت، جس میں آپ جو مرضی کلیم کرتے رہیں. ایک تو عوام سے پرسنل، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ اسکول ٹیچر ہے، چاہے وہ مڈل کلاس کوئی اکاؤنٹنٹ ہے یا جو بھی ہے، اس کو معیشت کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹس یا حماد اظہر کی سٹیٹمنٹ یا عمران خان کی سٹیٹمنٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جب دکان میں چینی لینے جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے. انڈے لینے جاتا ہے، مرغی لینے جاتا ہے، دالیں لینے جاتا ہے، بجلی کا. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت گرانی اور آڑیاں پار کی باتیں کرنے والے آج خود دست و گریباں ہیں. اپوزیشن والے حکومت گرانے کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے. 2021 خوشحالی کا سال ثابت ہو رہا ہے. قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا، ایک عمران خان کی جدوجہد کی بدولت ملک میں خوشحالی آ رہی ہے. آج پاکستان کی برآمدات بڑھ چکی ہیں، اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہے. حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت مہنگائی میں کمی ہوئی، ڈالر بھی گر چکا ہے. سب سے زیادہ گاڑیاں بھی مارچ 2021 میں فروخت ہوئیں. پاکستان اس وقت ترقی کی درست سمت پر گامزن ہے. مہنگائی کے چیلنج سے بہتر انداز میں نمٹا جا رہا ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں، پی ڈی ایم مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. گورنر چودھری سرور نے ایک بیان میں کہا، تمام ادارے ملک کی ترقی کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں. صاف پانی کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ہم ایک پیج پر ہیں. پنجاب بھر میں 4 ارب روپے سے زائد کے صاف پانی منصوبے شروع کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے دوران وفاقی سرکاری دفاتر کے اوقات کار تبدیلی کرنے کے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام سرکاری دفاتر پیر سے جمعرات تک صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے. جمعے کے روز صبح 10 بج کر دوپہر 1 بجے تک کھلے رہیں گے. ایسے وفاقی سرکاری ادارے جو ہفتے میں 6 دن کھلے رہتے ہیں وہ روزانہ صبح 10 سے دوپہر 3 بجے تک کھلے رہیں گے. جمعے کو سرکاری دفاتر صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کھلے رہیں گے. بات کریں موسم کی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان. سندھ اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی. محکمہ موسمیات میں گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلب جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. بلوچستان میں سبی، کوہلو، لسبیلا اور تربت میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے. سندھ کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم شدید گرم رہے گا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں اور ان کی تفصیلات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.